नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा है। बड़े शहरों में कैसे एक सांस के लिए लोगों को जूझना पड़ा, बड़े बड़े हॉस्पिटल हाफते नजर आए। ये दास्तां किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में गांव में बढ़ते कोरोना के कहर में क्या हालात और वहां की स्थिति कैसी होगी, सोचकर ही ये आपका दिल कांप उठेगा। इसी मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कोरोना के ताजा हालात की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम मोदी ने बड़ा आदेश दिया कि अब हमें गांव पर फोकस करना होगा, टेस्टिंग बढ़ानी होगी, हर दरवाजे पर हेल्थ टीमों को दस्तक देना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी पड़ी हो, मगर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि शहरों के बाद देश के तमाम गांवों में त्राहिमाम मचा हुआ है। उधर टीके की कमी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को कुंद कर दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने ताजा हालात की समीक्षा की है। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में बड़ा फोकस गांव में कोरोना कहर पर कंट्रोल करने को लेकर रहा, जिसमें कोरोना टेस्ट से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई जैसे मसलों पर पीएम ने बड़ा आदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और डोर टू डोर सर्विलांस के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड सेवाओं से जोड़ने का सुझाव दिया। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन के सही डिस्ट्रीब्यूशन के निर्देश दिए। गांवों के लिए आसान भाषा में गाइडलाइंस बनाने का आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ राज्यों में धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने फौरन केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का ऑडिट कराने को कहा है। देश में जब महानगरों का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो सोचिए गांव की क्या हालत होगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से गांवों को बचाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान अमल में लाने को कहा है, जिससे हालात सामान्य हो सके। टीम न्यूज नेशन। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। यही हाल कोरोना काल का है। कोरोना से ठीक हो रहे कुछ मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई ये खतरनाक बीमारी पंजाब, यूपी तक पहुंचने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। कोरोना की दूसरी लहर अपने साथ एक और खतरनाक बीमारी लेकर आई है। नाम है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। ये वो खतरनाक बीमारी है जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ज्यादा ले रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में 200 ब्लैक फंगस के केस सामने आने के बाद ये बीमारी पंजाब में पांव पसार रही है। लुधियाना में 5 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। ऐसे में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस के केस को 0 तक लेकर आए। हम लोगों ने सरकारों को, राज्य सरकारों को तरफ भी इशारा किया है कि इसके ऊपर नजर रख के लाएं। तो इसको बिल्डअप हो रहा है। अभी एग्जैक्ट बर्डन कितना है नहीं कहेंगे, रिपोर्ट्स के ऊपर आ रहा है और हमें तो इसी टाइम पे इसको निप इन द बट करना। ये बीमारी ज्यादातर शुगर के मरीजों को अपना शिकार बनाती है। अब ये जान लीजिए कोई कैसे पता लगा सकता है कि वो ब्लैक फंगस की चपेट में तो नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। जब एक बीमार व्यक्ति सांस लेते वक्त फंगल मोल्ड को सांस के जरिए अंदर लेता है तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से साइनस कैविटी, लंग्स कैविटी और चेस्ट कैविटी की समस्या शुरू हो जाती है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये कोरोना से जुड़ा है। ब्लैक फंगस के खतरनाक लक्षणों को पहचान कर इसके बुरे असर से बचा जा सकता है। गाल की हड्डी में एक तरफ या दोनों तरफ होना फंगल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण है। ब्लैक फंगस की वजह से चेहरे पर कई घाव भी बन सकते हैं। इसके अलावा स्किन से जुड़ी कई दूसरी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ने पर उसका असर आंखों पर पड़ने लगता है। इसके कारण आंखों में सूजन और रोशनी भी कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा आंखों का लाल होना भी इस फंगल इन्फेक्शन का एक लक्षण है। ब्लैक फंगस से घबराए नहीं, लक्षण आने पर फौरन डॉक्टरों से संपर्क करें। टीम न्यूज नेशन। म्यूकोरमाइकोसिस जैसी घातक बीमारी को लेकर देश में हड़कंप मचने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर के जख्म से गुजरात उबरने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती कराए गए हैं।
म्यूकोरमाइकोसिस के जो इंजेक्शन है उसकी भारी किल्लत है और गुजरात में इसके जो मामले हैं ब्लैक फंगल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जो है फ़िलहाल 300 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर एडमिट है और इस ब्लैक फंगल के इलाज के लिए जो इंजेक्शन आता है उसकी भारी किल्लत है। रोज़ सवेरे से यहाँ के जो मरीज़ हैं उनके रिश्तेदार इंजेक्शन लेने पहुँच रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं होने के कारण उन्हें ये इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है। आप देखिए ये लोग भी सवेरे से यहाँ पर है, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, इन्होंने भी अभी इंजेक्शन मांगा लेकिन नहीं मिला। कि आखिरकार क्या जवाब आता है? आप बताइए कि आपको कितने इंजेक्शन की ज़रूरत है और क्या बताया? अभी 4 बोला है लेकिन 2 ही मिले और पिछले 2 दिन से लगातार धक्के खा रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। क्या कहा कि जल्द से कब मिलेगा? मंडे तक बोला है। आप बताइए आपके पेशेंट कब से यहाँ पर है? सर हमारा पेशेंट यहाँ पे 5-6 दिन से है लेकिन एक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। लंबी लंबी लाइन वहाँ पे तक होती है लेकिन मिल नहीं रहा है अंदर से, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे लाइन लगा के बैठे, यहाँ पे पेशेंट के साथ रहे कि यहाँ पे लाइन में रहे, इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों को काफ़ी परेशानी है और पिछले 1 हफ्ते के भीतर पूरे गुजरात में करोड़ों इसके इंजेक्शन जो है वो बिक चुके हैं, लेकिन इसकी जो खपत है वो तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। रेमडेसिविर के बाद अब ये ब्लैक फंगल को लेकर जो इंजेक्शन है वो तेज़ी से डिमांड में है और काफ़ी मिल भी नहीं रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान है। गुजरात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित 2 शहर है, अहमदाबाद और राजकोट। बताया ये जा रहा है कि राजकोट में ब्लैक फंगल के कारण जो है वो 3 मरीज़ों की जान भी चली गई और वहाँ पर भी 300 से ज़्यादा पेशेंट है और 300 जितने पेशेंट अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी अपना इलाज करवा रहे हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की तैयारी युद्ध स्तर पर है क्योंकि अनुमान के मुताबिक तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा होने वाला है। इसलिए बच्चों के लिए सरकार ने अलग से टास्क फोर्स और हॉस्पिटल में बेड रिजर्व का आदेश दिया है। और यह सब इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 43 दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो राज्य में ऐसे बच्चों की संख्या 76,000 के पार है जो कोविड की चपेट में आए हैं। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि बच्चों को कोविड नियमों को समझाएं। सामान्य लक्षण भी दिखे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। क्या कोरोना की तीसरी लहर आ गई? कोरोना की दूसरी लहर का दर्द कम भी नहीं हुआ। एक और खतरा दबे पांव दस्तक देने लगा और इसकी आहट सुनाई दे रही है बच्चों में फैल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। पिछले 43 दिनों में 76,401 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इन बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। बुखार के साथ अस्पताल आने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, लेकिन दूसरी लहर में ही महाराष्ट्र में छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। महामारी के भयंकर रूप को देखते हुए नवजात बच्चों के लिए अस्पतालों में आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये टास्क फोर्स जो प्लान कर रहा है वो एक सिंपल बेसिक मॉड्यूल है कि बच्चों में क्या लक्षण होते हैं, कौन से बच्चे को सौम्य बीमारी है जो घर पे मैनेज हो जाएगी, किस बच्चे में कौन से रेड फ्लैग्स या तीव्र बीमारी के लक्षण देखने चाहिए, जिससे वो अस्पताल जल्दी पहुंच सके और उनका स्पेशलिस्ट द्वारा तुरंत ट्रीटमेंट हो सके। तो इस तरह हमारी तैयारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक बच्चा कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर इलाज समय पर न मिले तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में हाई स्टेरॉइड के साथ ही वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होती है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से घबराकर नहीं बल्कि सावधानी से लड़ा जा सकता है। उससे अपनी और अपने बच्चों की रक्षा की जा सकती है। इसलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बच्चों के लिए तैयार करें कोरोना का रक्षा कवच और क्या कहती है तमाम रिपोर्ट्स। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कहर युवाओं पर टूटा है, तो वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर में ये वायरस बच्चों को निशाना बना सकता है। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चों में कोविड-19 के लक्षण नजर नहीं आते। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 0 से 18 साल के 12,300 बच्चों पर कोरोना से जुड़ी स्टडी की। इनमें से 75% पॉजिटिव बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे कोई लक्षण नहीं दिखे। सिर्फ
25% बच्चों की जांच में कोरोना जैसे लक्षण नजर आए। इनमें से 18% बच्चों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, स्वाद या खुशबू को महसूस न कर पाना जैसे लक्षण थे। वहीं 16.5% बच्चों में खांसी और 13.5% उल्टी जैसी दिक्कतों से परेशान थे। जैसे कि हमें मालूम है कि 60 साल से बड़े उम्र के लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इसी तरह से जो नवजात शिशु हैं या ये बहुत छोटे बच्चे हैं 2 साल की उम्र से कम, इनकी इम्यूनिटी कम रहती है। इसके अलावा जिन बच्चों को हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, टीबी है या थैलेसीमिया है, इन क्रॉनिक डिजीज़ में भी इम्यूनिटी कम रहती है। तो इन बच्चों को भी कोविड में हमने देखा है कि ज़्यादा संक्रमण हो रहा है और मृत्यु भी इन्हीं बच्चों में ज़्यादा हुई है। इस स्टडी में 2 अलग-अलग ग्रुप के बच्चों में मांसपेशियों में दर्द, थकान, स्वाद और खुशबू महसूस न करना जैसे लक्षण कॉमन दिखे। रिसर्च करने वाले ब्रिटेन की अल्बामा यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ऐसे में टीनेजर्स के मुकाबले बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने का खतरा 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी उपाय करने बेहद जरूरी है। मसलन, बाहर से कोई शख्स घर आए तो बच्चों को उनसे दूर रखें। बच्चों के हाथ दिन में कई बार धुलवाएं और उसे हाथ धोने की आदत डलवाएं। बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए गुनगुना पानी पिलाएं। बच्चों को खट्टे फल खिलाएं, जिससे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसे सांस लेने वाली एक्सरसाइज जरूर कराएं। जो हमने इतने 1 साल से फॉलो किया है कि स्ट्रिक्टली सही तरीके से मास्क पहनो, अपने 6 फीट की दूरी रखो, क्राउडेड एरियाज, भीड़ भाड़ के एरिया में मत जाओ और लगातार अपने हाथ धो या सैनिटाइज करो, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे परिवार वालों को ना लगे। और अगर ये नहीं किया तो कोई बचाव नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोविड का, ये हमें समझ लेना है। कोरोना से अपने बच्चों को बचाने के लिए सावधानी बरतें और उसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सिखाएं। सिर्फ ऐसा करने से कोरोना आपके और आपके बच्चों के आसपास भी नहीं फटकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से अब 5 राज्यों पर समुद्री तूफान का खतरा। इस साल के पहले समुद्री तूफान तौकते को लेकर जबरदस्त दहशत है। केरल में तो अभी से जोरदार बारिश हो रही है, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर खास अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर की ये ऊंची लहरें उस ताकतवर तूफान के आने की आहट भर हैं, जो अगले कुछ घंटों में देश के 5 तटीय राज्यों से टकराने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रात से तौकते तूफान जोर पकड़ना शुरू कर देगा और 17 मई यानी सोमवार को अपना विकराल रूप लेगा। 17 मई को समंदर में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके एक दिन बाद यानी 18 मई को इसके गुजरात के तट से टकराने की संभावना है। इधर केरल के तटीय इलाकों में भी कोस्ट गार्ड के जवान लगातार मछुआरों को समंदर में जाने से रोक रहे हैं। जो मछुआरे समंदर में मौजूद हैं, उन्हें लगातार वापस लौटाया जा रहा है। वार्निंग है, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर की तरफ जाओ। साइक्लोन वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर में जाओ, लौटो वापस। समझ आ गया? हाँ, जल्दी जाओ, साइक्लोन वार्निंग है। और जितने मच्छी बोट है ना, रेडियो चैनल पे बताओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी हार्बर में जाओ। ओके। तौकते तूफान का जिन 5 राज्यों पर खतरा मंडरा रहा है, उनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। फिलहाल अरब सागर में ये तूफान पिछले 6 घंटे के दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मुंबई में तूफान के आने से पहले समंदर में कैसी हलचल है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई समेत कोंकण के कई किनार पट्टी और पश्चिम महाराष्ट्र में आने वाले 48 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बताया गया है कि आने वाले 48 घंटों में मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण में मूसलाधार बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती है और एनडीआरएफ की टीम को भी सतर्क कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मछुआरे हैं, उन्हें समुंदर में जाने के लिए भी मना किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक तौकते तूफान 17 मई को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। 17 और 18 मई को तूफान गुजरात में रौद्र रूप दिखा सकता है। मोस्टली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज से शुरू हो जाएगा कोस्टल सौराष्ट्र में, साउथ गुजरात में, और 16 तारीख से काफ़ी सारे जगहों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है कोस्टल सौराष्ट्र में, और 17 तारीख से उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा, और 18 तारीख में उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 18 तारीख को रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से 5 राज्यों में एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। अब तक एनडीआरएफ की 53 टीमों की तैनाती की खबर है, जबकि कई टीमों को फिलहाल जरूरत के लिहाज से स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये केरल की तस्वीरें हैं। यहाँ तूफान से पहले बारिश और तेज हवाओं ने अभी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब इस वीडियो को देखिए। ये केरल के कन्नूर का वीडियो है। वीडियो में इंडिया कोस्ट गार्ड के जवान समुद्री मछुआरों का रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात को कन्नूर में मछली पकड़ने गए 3 मछुआरे समंदर में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए कोस्ट गार्ड ने विक्रम शिप के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में सभी मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें कोच्चि के तट पर सुरक्षित ले जाया गया। टीम न्यूज नेशन। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का आज आखिरी दिन है। जिन लोगों ने यह प्राइवेट पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की, उनके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर उन्होंने यह प्राइवेट पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की तो क्या होगा? क्या उनका अकाउंट बंद हो जाएगा या फिर उनके पुराने चैट्स डिलीट हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज से लागू हो गई है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं तो क्या होगा? व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स के दिमाग में इस वक्त यही सवाल उठ रहे हैं, जिन्होंने अब तक इस सोशल मैसेजिंग ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया। सवाल यह है कि अगर किसी यूजर्स ने 15 मई की आधी रात तक प्राइवेट पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की, तो 16 मई से उसका व्हाट्सएप अकाउंट चलेगा या नहीं? यही नहीं, मन में सवाल यह भी उठ रहा है कि व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी स्वीकार करनी चाहिए या नहीं। अगर पॉलिसी स्वीकार नहीं की तो क्या उनका अकाउंट डिलीट हो जाएगा? इसके पहले व्हाट्सएप ने ऐसी ही आशंकाओं को लेकर एक ट्वीट किया, नहीं, हम आपके पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ सकते, हम आपका अकाउंट डिलीट भी नहीं करेंगे। हाँ, आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी कभी भी स्वीकार कर सकते हैं। ये तो कंपनी ने भी साफ कर दिया है कि अगर आपने अब तक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की है या आगे भी नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपके व्हाट्सएप अकाउंट के कई फंक्शन जरूर सीमित कर दिए जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि कुछ हफ्तों बाद यूजर्स अपनी चैट लिस्ट को भी एक्सेस न कर पाए। हालांकि वॉइस और वीडियो कॉल्स जैसे फंक्शंस पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने के बावजूद जारी रह सकते हैं। यानी पॉलिसी एक्सेप्ट न करने पर व्हाट्सएप भले ही आपका अकाउंट बंद न करे, लेकिन धीरे धीरे अकाउंट के ज्यादातर फीचर्स वो बंद कर देगी। मसलन आपको किसी के मैसेज आने का नोटिफिकेशन तो दिखेगा, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। सवाल ये उठता है कि अब आपके पास विकल्प क्या है? तो विकल्प नंबर 1, या तो आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करिए और मौजूदा फीचर्स के साथ इसी तरीके से व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन उस दौरान आप क्या मैसेज करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, कई सारी गोपनीय मैसेज आप करते हैं, उससे आपको बचना होगा। दूसरा विकल्प आपके पास है, आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट मत करिए, व्हाट्सएप से एग्जिट कर जाइए और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दूसरे मौजूद हैं जिन पर आप व्हाट्सएप जैसे फीचर्स के साथ मैसेजिंग एक्सेस कर सकते हैं, मसलन टेलीग्राम। तो आप ऐसे दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। अब यह आपको तय करना है, यह आपको करना क्या है, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करके व्हाट्सएप यूज करना है या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है। अब सवाल है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में आखिर है क्या, ये भी समझ लीजिए। नई प्राइवेसी पॉलिसी पेरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर्स कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। यानी यदि आप किसी बिजनेस अकाउंट से व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी। अगर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट से बात कर रहे हैं तो आपकी चैटिंग कंपनी नहीं देखेगी और न ही किसी कंपनी के साथ शेयर करेगी।
टीम न्यूज नेशन।